लास्ट क्लास में हम लोग ने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया था। सीक्वेंस का दूसरा नाम बताइए क्या होता है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के टाइप्स बताइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन 11, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, then its m plus nth term is। क्वेश्चन क्या है? m times the mth term is equal to n times the nth term, n times the nth term। mth term को कैसे लिखेंगे? tm, और nth term को कैसे लिखेंगे? tn। ये बता दिया। फिर कहता है then its m plus nth term is, कह रहा है tm plus n कितना होगा ये बताइए। क्लियर है? तो इनफैक्ट ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं घूमते फिरते हम यहां तक पहुंच ही जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टी एम एम बाहर कीजिए। टीएम कैसे लिखा जाएगा? टीएम को ए प्लस एम माइनस वन डी। व्हाट इज mth टर्म? a प्लस m माइनस वन डी। ठीक है, देन n इंटू tn का मतलब a प्लस n माइनस वन डी। फर्स्ट टर्म लीजिए और जिस टर्म को आपको निकालना है उससे एक कम करके उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए? कॉमन डिफरेंस। आगे सॉल्व करिए अब इसे। ma प्लस m स्क्वायर माइनस m बाहर डी, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू na प्लस n स्क्वायर माइनस n बाहर डी। ma माइनस na, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n बाहर d इज इक्वल टू 0। देखिए क्या किया हमने, ये na को इधर ले गए हैं और इनफैक्ट ये n स्क्वायर प्लस n इंटू डी इसे भी उधर ले गए। ठीक है, और यहां पे क्या किया, जब इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर हो गया प्लस n हो गया। ठीक है, ए कॉमन ले लीजिए यहां से, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी m माइनस n। ठीक है, प्लस इसके बाद ये देखिए, ये m स्क्वायर है, ये माइनस n स्क्वायर है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर फॉर्मूला बोलिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हो? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसे लिख रहे हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n। ठीक है, बच क्या गया? माइनस m और प्लस n। ठीक है, तो हम माइनस वन इसमें से कॉमन ले लेते हैं और माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बिकम m माइनस n। ये माइनस वन कहां से कॉमन लिए? माइनस m और प्लस n में से, तो ये बन जाएगा m माइनस n, बाहर ब्रैकेट के d इज इक्वल टू 0। m माइनस n देखिए सबके साथ है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। m माइनस वन अलग कर लीजिए कॉमन, m माइनस n। ठीक है,
m-1 हमने अलग कर लिया ब्रैकेट के अंदर, ये वाला a लिखिए प्लस m+n, ये वाला -1 बाहर d इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दो ब्रैकेट है, m-n एक आइटम है और दूसरा आइटम है a+m+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 है या फिर ये 0 है। लेट अस टेक दिस एज 0, a+m+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंटू दिस अगर 0 है तो ये भी 0 ही है। ठीक है, हमने ये ले लिया a+m+n-1 इंटू डी, बताइए क्या बन गया, ये बन गया tm+n। फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी अगर नंबर, tn का फॉर्मूला क्या है, a+n-1 इंटू डी, n-1d। सॉरी, यहां पे देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, यहां हमें करना क्या चाहिए था, a+n-1 और d इसमें मल्टीप्लाइड है, ये a में d मल्टीप्लाइड नहीं था, दिख रहा है, ये a अलग था, इसमें बस m-n मल्टीप्लाइड था, बाकी में d मल्टीप्लाइड था, तो इसमें d मल्टीप्लाई कर दिया, यहां a में से हटा दिया हमने। तो ये क्या बच रहा है, दिस इज a+m+n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू tm+n, ये tm+n के बराबर है, tm+n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्वेल्थ, if 11 times the 11th term of an AP is equal to 14 times the 14th term, 11 times the 11th term is equal to 14 times the 14th term, निकालना क्या है, 25th term। 11 times the 11th term is equal to 14 times the 14th term, then T25 will be equal to, देखिए बहुत शॉर्टकट तरीके से इसे करेंगे। T25 का मतलब क्या है, T11 प्लस 14। ठीक है, या देखिए यहाँ पे क्या सीखे थे हम लोग, MTM इज इक्वल टू NTN हो, तो TM प्लस N कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 11T11 इज इक्वल टू 14T14 हो, तो T11 प्लस 14 कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है सबको, तो याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, कि MTM अगर इक्वल टू क्या हो, NTN हो, तो TM प्लस N क्या होता है, हमेशा 0 होता है।
इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n plus 3 फाइंड कॉमन डिफरेंस। nth टर्म मतलब tn इज इक्वल टू बोलता है 2n plus 3, कॉमन डिफरेंस निकालना है d। अगर tn इज इक्वल टू 2n plus 3 है, इसका मतलब t1 कितना होगा 2 into 1 plus 3, n की जगह 1 रख दीजिए, ठीक है। तो 2 into 1 plus 3 कितना होता है 5। t2 कितना होगा, n की जगह 2 रखना है, 2 into 2 plus 3 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 minus 5 is equal to 2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी दो टर्म का, ठीक है, डिफरेंस अगर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस। कोई भी टर्म लीजिए, उससे प्रीसीडिंग टर्म को वहां से डिडक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन 14, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 100 and 200 इज। 100 से लेके 200 के बीच जितने भी ऑड नंबर है उनकी सम टोटल चाहिए। इसका मतलब पहला ऑड नंबर जो आएगा 100 के बाद वो कौन सा है 101, फिर 103, फिर 105, डॉट 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 कहां तक 199। इसका हमें सम टोटल चाहिए। देखिए a कितना, फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n-1 d। a कितना है 101, ठीक है। d कितना है, कॉमन डिफरेंस बोलिए यहां पे कितना 2, कॉमन डिफरेंस 2। अच्छा n कितना है, कितने नंबर्स हैं ये 101 से लेके 199 एक एक छोड़ के है, कितना होगा नहीं बता पाएंगे, कितना होगा 50। 101 से लेके 200 तक कितने नंबर होते हैं 100 नंबर, ठीक है। जिसमें से आधा ऑड होगा आधा इवन होगा, नहीं पता है क्या। अगर हम आपको 100 नंबर देंगे तो उसमें से कितने ऑड होंगे कितने इवन होंगे, 50% ऑड होंगे 50% इवन होंगे, ठीक है। इसमें आधा यानी कि 50 नंबर क्या होंगे ऑड होंगे, पता है हमें। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर जिसको ये बात नहीं माननी है हम उसको निकाल के दिखाते हैं। tn इज इक्वल टू क्या होता है a plus n-1 d होता है ना। हम जानना चाह रहे हैं कि 199 कौन सा टर्म है, देख लेते हैं कौन सा टर्म है, तो पता चल जाएगा कितने टर्म है यहाँ पे। 199 इज इक्वल टू a 101 प्लस n-1 इंटू 2। 199 में से 101 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 98 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना 49 इज इक्वल टू n-1, n कितना हो जाएगा 50। ये उन बच्चों के लिए जो नहीं मान रहे थे ये बात कि 101 से लेके 199 के बीच 50 नंबर होते हैं जो ऑड होते हैं। अब ठीक है, तो चलिए अब सम निकालिए। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l भी कर सकते हैं हम, लास्ट डिजिट 199 है, a प्लस l कर लीजिए सीधे, ठीक है। n/2 50/2 101 प्लस 199, सेवेंटी 7500, ठीक है। अच्छा आपने एक फॉर्मूला और सीखा था ना, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू कितना होता है हाँ n का स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, जैसे हम पहले 5 ऑड नंबर की जोड़ पूछ लेंगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। चेक कराएं आपको, पहले 5 ऑड नंबर की जोड़ कितनी आएगी 1 3 5 7 9, जोड़िए जरा
25, पहले 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 ही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सीखा था ना कि फर्स्ट एन ऑड नंबर की जो जोड़ होती है वो कितनी होती है, एन का स्क्वायर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 से लेके 200 के बीच जितने ऑड नंबर हैं उसकी जोड़। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 100 से लेके 200 के बीच चाहिए, 100 से लेके 200 के बीच वाला चाहिए, यानी कि 200 तक का अगर हम जोड़ ले लेते हैं तो हमको उसमें से 100 तक का जोड़ घटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें करना क्या पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, ठीक है, माइनस सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, ये करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रही है ये बात, हम फिर से रिपीट करते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमको 100 से लेके 200 के बीच जितने ऑड नंबर है उसकी जोड़ चाहिए। 100 से लेके 200 के बीच कितने ऑड नंबर होंगे, 50 ऑड नंबर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 to 200 की बात करें, 0 to मतलब 1 से लेके 200 तक की बात करें, तो इसमें कितने ऑड नंबर होंगे, 100। हम 1 से लेके 200 तक 100 ऑड नंबर होते हैं, उसकी जोड़ ले लिए, उसमें से माइनस कितना कर दे रहे हैं, 1 से लेके 100 तक जितने ऑड नंबर है। हमको चाहिए 100 से लेके 200 तक जितने ऑड नंबर है उसकी जोड़। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 200 तक जितने ऑड नंबर है उसकी जोड़ ले ली, उसमें से माइनस क्या कर दिया, 1 से लेके 100 तक जितने ऑड नंबर है उसकी जोड़। 1 से लेके 200 तक जितने ऑड नंबर है उसकी जोड़ क्या होगी, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर। 1 से लेके 200 तक में 100 ऑड नंबर आएंगे। ठीक है, उसमें से माइनस कर दीजिए 1 से लेके 100 तक जितने ऑड नंबर है, कितने ऑड नंबर आएंगे इसमें, पहले 50 ऑड नंबर, वो लेस कर दीजिए। चेक करिए अब आंसर आ रहा है कि नहीं। 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 10,000 और 50 का स्क्वायर का मतलब 2500, कितना आ रहा है, 75। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं यहां पे, क्वेश्चन 15, the sum of first 7 terms of an AP is 10 and that of next 7 terms is 70। पहले 7 टर्म की जोड़ कितनी आ रही है, 10, और अगले 7 टर्म की जोड़ कितनी आ रही है, 70। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP is, देखिए क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है S7 is equal to 10, ठीक है, और S14 is equal to कितना, 10 plus 17 यानी कि 27। अगले 7 टर्म की जोड़ 17 आ रही है। ठीक है, तो हम अगले 7 की नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पहले 14 टर्म की जोड़ कितनी आ रही है, ये वाला 10 प्लस 17 मिला के 27। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा था, कहता पहले 7 टर्म जो है उसकी जोड़ है 10 और फिर अगले 7 जो है उसकी जोड़ कितनी है, 17। तो हमने कहा पहले 7 की जोड़ कितनी, 10, और पूरे 14 की जोड़ कितनी, 27। ठीक है, पहले 7 टर्म की जोड़ 10 इज इक्वल टू कितना होगा, n/2 7/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7 माइनस 1d यानी कि 6d। ठीक है, ये 27 किसके बराबर होगा, 27 इज इक्वल टू 14/2 n/2, फिर 2a प्लस कितना d, 14 टर्म में तो 13d। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इज इक्वल टू 14a प्लस 42d, और ये 2 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए, 54 इज इक्वल टू 28a प्लस
14 into 13, 182 D. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2. इक्वेशन 1 को एक काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 28A इज प्लस 84D. दिस इज इक्वेशन 3. और अब आप क्या कीजिए, डिफरेंस ले लीजिए 3 और 2 का. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो 14 इज इक्वल टू कितना डी हो जाएगा, 98D. हाँ, डी इज इक्वल टू 14 बाई 98. सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा. 1/7. हाँ, चेक करिए एक बार. ये कितना हो रहा है, 1/7. हाँ, वन बाई सेवन इज द आंसर. अच्छा बताइए, अगर हमने आपको ये बताया S1 इज इक्वल टू 14, तो T1 कितना होगा. S1 इज इक्वल टू 14 है, तो T1 कितना होगा, कितना होगा. कितना, 14 ही होगा. ठीक है, पहले टर्म की जोड़, पहले टर्म तक की जोड़ 14 आ रही है, तो पहला टर्म भी 14 ही है. ठीक है, तो पहला टर्म 14 होगा. ठीक है, मान लीजिए हमने आपको H2 बताया, H2 बताया 20. ठीक है, H2 बताया हमने आपको 32. तो हमको बताइए T2 कितना होगा और कॉमन डिफरेंस कितना होगा. बता पाएंगे. अगर T1 आपका 14 है और H2 32 है, ठीक है, तो T2 कैसे निकलेगा. H2 में से क्या घटा दीजिए आप, S1 घटा दीजिए. पहले टर्म की जोड़ घटा देंगे दो टर्म की जोड़ में से, तो दूसरा टर्म आ जाएगा. H2 माइनस क्या कर दीजिए, S1. H2 32 है, S1 14 है, कितना हो गया, 18. अगर पहला टर्म 14 है और दूसरा टर्म 18 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4. हो जाएगा ये सब भी. अगर ये हो सकता है तो आप क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करिए. The sum of first n terms of an AP is 3n square plus 5n. The common difference is.
16 हमें बताया गया है कि Sn जो है वो है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो हम लोग S1 निकाल लेते हैं। S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। ये हो गया कितना, 3 प्लस 5 8। H2 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, कितना हो रहा है 12 प्लस 10 22 22। ठीक है, अब ये बताइए अगर हमें T1 जानना हो तो T1 कितना होगा, जितना S1 है उतना ही T1 होगा। T2 कितना होगा, H2 माइनस क्या करिए S1, 22 माइनस 8 कितना 14 इज T2। और T1 और T2 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D, दैट इज 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। Question number 17. If the ratio of second to the seventh term of an NAM, अंडरलाइन कीजिए वर्ड AM। मान लीजिए हमने ऐसे लिख रखा है ABCDEF, ठीक है। तो ABCDEF अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पता है इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, BCD, ये अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और अगर हम कभी भी बोलते हैं सेकेंड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, सेकेंड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक मीन ये होगा। अब बेसिकली ये अगर एपी की बात की जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसका कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। इफ द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एएम, एएम का दूसरा और सातवां टर्म, एएम का दूसरा और सातवां टर्म का मतलब एपी का कौन सा टर्म, एपी का तीसरा और आठवां टर्म, ठीक है। बिटवीन -7 एंड 65 इज 1:7, देन n इज इक्वल टू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है कैसे है, -7 से लेके 65 है, कितने बीच में एलिमेंट है कह रहा है कि ये सब हमको नहीं मालूम है, ठीक है। जो दूसरा वाला इसमें अर्थमेटिक मीन है, दूसरा वाला अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, ये पहला अर्थमेटिक मीन, ये दूसरा अर्थमेटिक मीन। दूसरा अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सेकेंड AM इज इक्वल टू T3, आई बात समझ में। और फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा की बात कर रहा है नहीं, छठवां, सातवां। मान लीजिए दिस इज 7 AM अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये क्या है T8। क्वेश्चन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि T3/T8 करेंगे हम, मतलब सेकेंड अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाई सेवेंथ अर्थमेटिक मीन करेंगे तो रेशियो आएगा 1:7 का। तो आप हमको n बताइए। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए T3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, और T8 का मतलब क्या होता है A प्लस 7D इज 1/7। A की वैल्यू आपको पता है A इज -7, तो -7 प्लस 2D अपॉन 7 प्लस 7D इज इक्वल टू 1/7। निकालना क्या है क्वेश्चन में, n। तो एक बार D निकालिए फिर बताते हैं n। देखिए -7 प्लस 2D अपॉन 7 नीचे से कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस D इज इक्वल टू 1/7। 7 7 काट दीजिए,
ये हो जाएगा -7 प्लस 2d इज इक्वल टू 1 प्लस डी। तो d इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। ठीक चल रहा है। यहां लगाइएगा माइनस, ये -7 है ए। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, -7 कॉमन लीजिएगा तो यहां क्या बचेगा, -1 प्लस डी। ठीक है, दिस विल बी 6। अब आपको अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मीन अगर इंसर्ट करने हो, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। d 6 है, b कितना दिया हुआ है, n इज द अर्थमेटिक मीन, कह रहा है n अर्थमेटिक मीन है इसके अंदर। -7 से लेके 65 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है। तो n अर्थमेटिक मीन कितने हैं निकाल लीजिए। b इज हाउ मच, 65, a इज -7 अपॉन n प्लस 1। 6 इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है, 72 अपॉन n प्लस 1। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 6। n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, 12 माइनस 1, 11। Question 18. The sides of a right angle triangle are in AP. Right angle triangle क्या होता है, ये रहा जो 90 डिग्री बनाता है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, द रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज, कह रहा है कि उसके साइड्स जो हैं वो एपी में हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसका रेशियो क्या होगा। अच्छा, अगर एपी में है तो 357, जब ये बताइए 357 क्या एपी में है, हाँ 357 एपी में है। तो ए यानी कि हो सकता है, चांसेस हैं। बी देखिए 1 2 3 क्या एपी में है, हाँ है एपी, ये भी एपी है। फिर 3 4 5 क्या ये एपी है 2 3 5 क्या ये एपी है, नहीं। यानी चांसेस कहां है आंसर होने के, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, डी तो नहीं होगा क्योंकि डी एपी में नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर होना चाहिए, सी स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर हमेशा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम टोटल के बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं
ए में क्या दिया हुआ है 3 और 5 और 7, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर होता है क्या? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना 34, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, गलत। बी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर होता है? नहीं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है? हाँ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 के बराबर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। How have we checked it? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, and therefore C is the correct answer. क्वेश्चन 19 देखिए, द nth टर्म ऑफ द सीरीज इज, nth टर्म सीरीज का कितना होगा? कह रहा है पहला टर्म है 1/n, दूसरा टर्म है n प्लस 1/n, तीसरा टर्म है 2n प्लस 1/n प्लस ऐसे करके बड़े सारे टर्म है इसके बाद। ठीक है, आपको बताना है कि इसका nth टर्म क्या होगा। You have to decide its nth term. छोड़िए, एक बात बताइए हमको, फोर 6 8 10, क्या ये एपी में है? इज इट एन एपी? अगला टर्म क्या होगा बताइए, कितना होगा 12। अच्छा, फिर से देखिए 4/2, 6/2, 8/2, 10/2, क्या ये एपी में है? एपी में है कि नहीं है? हाँ देखिए 4/2 का मतलब 2, फिर है 3, फिर 4, फिर 5, 2 3 4 5, एपी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब क्या आना चाहिए 6। क्या इसको 12/2 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। हम क्या बताना चाहते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर सबके डिनोमिनेटर में 2 है तो हमें डिनोमिनेटर देखने की भी जरूरत नहीं है, बस न्यूमरेटर एपी में है कि नहीं ये चेक कर लीजिए और आप अगला टर्म बता सकते हैं। जैसे हमने डिवाइडेड बाई 2 इसमें नहीं लगाया था तो भी आपने बता दिया 4 6 8 10 क्या होगा 12। अगर हम सबके डिवाइडेड में पता है 2 लिख दें तो भी अगला वाला क्या आना था 12 भी आना था। यानी सबका डिनोमिनेटर अगर कांस्टेंट है तो आप डिनोमिनेटर को मत देखिए, सबका डिनोमिनेटर अगर कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर को मत देखिए, सिर्फ क्या देख लीजिए न्यूमरेटर, और उसके हिसाब से बता दीजिए अगला टर्म क्या होगा। आई बात समझ में? अब यहां पे देखिए सबके डिनोमिनेटर में क्या है n, तो क्या डिनोमिनेटर देखने की जरूरत है? नहीं, बिना डिनोमिनेटर देखे भी जो आप अगला टर्म बताएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्लियर है? बस उसको भी n से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे अगर हमने आपसे कहा 4/2, 6/2, 8/2, 10/2, अगला टर्म क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 भूल जाओ, मत देखो, बस ऐसे देखो 4 6 8 10, तो अगला भी 12 होना चाहिए। सबका 2 से डिवाइड है तो ये भी 2 कर दो और चेक कर लो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। ये टर्म है 2 3 4 5 6 है ये एपी में। सबको इतनी बात समझ में आई? तो जब सबका डिनोमिनेटर कांस्टेंट चल रहा हो तो डिनोमिनेटर को एक बार भूल जाओ, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए वो लिख लो, और जो सबके डिनोमिनेटर में है वही चीज फिर से चिपका दो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, सबके डिनोमिनेटर में n है तो यानी जो हम करेंगे उसके डिनोमिनेटर में भी n तो आना ही है, वो तो आना ही है। ठीक है, प्लान क्या कर लेते हैं अब हम लोग, न्यूमरेटर में क्या होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होगा, सिर्फ न्यूमरेटर को लेते हुए बात करिए। ठीक है, nth टर्म क्या होता है, सिर्फ न्यूमरेटर को लेते हुए a प्लस n-1d। a क्या है, a 1, डिनोमिनेटर भूल जाओ ना, डिनोमिनेटर मत देखना, 1/n मत बोलना, a क्या है 1। ठीक है, सिर्फ हमने कहा न्यूमरेटर देखो अगर डिनोमिनेटर सब में कांस्टेंट चलता है। ठीक है, तो a क्या है 1। ठीक है, हम ऐसे लिख दें व्हाट इज a, a इज 1। उसके बाद d क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे d आ जाएगा। सेकेंड टर्म है n+1,
और फर्स्ट टर्म है इसका 1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिडक्ट कर दो, ठीक है। क्या चीज नहीं देख रहे, डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, बाद में बस डिनोमिनेटर चिपका देना, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डी एन, ठीक है। फॉर्मूले में हम लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी, एन टर्म लिखना होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। लेकिन सब के डिनोमिनेटर में n है तो इसके भी डिनोमिनेटर में n रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब a की जगह पे लिखिए 1 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, वो भी है n, लिखा n डिवाइडेड बाई n, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन एन, देख लीजिए हो गया आंसर। कौन सा आंसर आ रहा है, बी। तो जब भी डिनोमिनेटर आपको कांस्टेंट दिखे, डिनोमिनेटर इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और जो सबके डिनोमिनेटर में है वही आपके डिजिट वाले डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Let us now start with geometric progression. पहले एक बार चेक करते हैं कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि नहीं। तो हम एक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, आपको हमें बताना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्या है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बोलिए। कुछ भी नहीं है, ये प्रोग्रेशन ही नहीं है, ये कोई सीक्वेंस ही नहीं है। सीक्वेंस वो होता है जो कोई ना कोई डेफिनेट रूल फॉलो करता है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर नंबर हमेशा क्या हो रहा होता, ऐड हो रहा होता, ठीक है, या फिर लेस हो रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं उसे, तो हम उसे बोलते हैं कि दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता जाए या डिवाइड होता जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर से आंसर कीजिए, 2 5 8 11 14, ये क्या है, व्हाट इज दिस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 6 18 54 162, ये क्या है बताइए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमेशा 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 2 3 6 6 3 18 18 इंटू 3 54 54 इंटू 3 162, ठीक है। आपने सीखा था कि एपी में क्या होता है, किसी भी टर्म को उठाइए, उससे प्रीसीडिंग टर्म को लेस कर दीजिए तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहां पे क्या होता है, आप किसी भी टर्म को लीजिए और उससे पुराने वाले टर्म से, इसके पिछले टर्म से डिवाइड कीजिए तो आपको हमेशा कॉमन रेशियो मिलेगा। मतलब 6/2 कर दीजिए तो हमेशा पता है किसके बराबर आएगा, 18/6 के बराबर। फिर से करके देख लीजिए, 54 को डिवाइड कर दीजिए किससे, इससे प्रीसीडिंग टर्म से, कितना है 18, बराबर आएगा। 162 को डिवाइड कर दीजिए 54 से, हमेशा बराबर आएगा, कितना आ रहा है हमेशा, 3 आ रहा है कि नहीं, 3।
कोई भी टर्म लीजिए उससे प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट अ कॉमन रेशियो। ठीक है, इस 3 को क्या बोला जाता है? सीआर कॉमन रेशियो। ठीक है, वहां पे क्या बोलते थे हम लोग? जो डिफरेंस लेते थे किसी भी टर्म का उसे प्रीसीडिंग टर्म से, कॉमन डिफरेंस, और उसे रिप्रेजेंट करते थे एज स्मॉल डी। तो बताइए इससे आपने क्या समझा? अगर हम लिखते हैं ए बी सी इज इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या बी बाई ए विल बी इक्वल टू सी बाई बी? बोलिए। हाँ, बी डिवाइडेड बाई ए कर देंगे तो हमेशा सी डिवाइडेड बाई बी के बराबर आना चाहिए। कोई भी टर्म लीजिए उससे प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी। ठीक है, यानी बी क्या होगा? रूट ए सी। क्लियर है सबको? तो अगर हम आपको 2 टर्म दे देते हैं और बीच का एक टर्म आपसे जानना चाहते हैं, हमने दे दिया ए डैश सी और हम कह रहे हैं कि हमको ये बताइए क्या होगा, तो पता है कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात। अच्छा बताइए इसी तरीके से एपी में कैसे निकालते थे? हम क्या करते थे वहां पे? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, वहां पे हम करते थे ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहां पे क्या कर देंगे? रूट ए सी। ठीक है, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज करना। अगर हम आपसे कहेंगे ए बी का अर्थमेटिक मीन बताइए तो ए बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। ठीक है, अगर रूट में आप ए बी 2 डिजिट डालते हो तो ये उसका क्या आ जाता है? ज्योमेट्रिक मीन। तो बेसिकली अब ए बी सी में बी को क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। अगर ए बी सी इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन बी इज ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है इतनी बात सबको? पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए आर। चेक कराएं आपको, पहला टर्म ए है 2, तो दूसरा टर्म होगा ए इंटू आर। सी आर को रिप्रेजेंट करेंगे एज स्मॉल आर। कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी, कॉमन रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, ए इज 2, दूसरा टर्म पता है क्या होता है? ए आर। चेक कर लीजिए, 2 इंटू 3, यही है यार, 2 इंटू 3, दूसरा टर्म होगा 6। तीसरा टर्म पता है क्या होता है? ए आर स्क्वायर। अगर ये 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना? 18। चेक करिए, तीसरा वाला 18 था। चौथा टर्म पता है क्या होता है? ए आर क्यूब। चेक करा देते हैं आपको, ए इज टू आर क्यूब, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 इंटू 2 54। चेक कर लीजिए 54 है। तो एक फॉर्मूला सीख लेते हैं हम लोग, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। टी एन क्या होता है? कोई भी टर्म अगर जानना हो तो क्या करिए? ए आर टू द पावर एन माइनस 1। जैसे यहां पे अगर हमें तीसरा टर्म जानना था, ये था तीसरा टर्म ना, पहला ये, दूसरा ये तीसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या आ रहा था? ए आर स्क्वायर। चौथा टर्म क्या आ रहा है? ए आर क्यूब। पावर में एक कम कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला विल ऑलवेज बी टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। बताइए T16 का फॉर्मूला क्या होगा? 16th टर्म, फॉर्मूला बस बोलना है, क्या होगा? ए आर टू द पावर 15। ठीक है,
ये बताइए क्या है, एपीए की जीपी है? ट्वेंटी 10 5 इज इट एपी और जीपी? हाँ जीपी है, ठीक है। हमेशा पता है ये क्या हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना 5, ठीक है। लेकिन हम हमेशा अगर डिवाइड हो रहा होता है ना तो इसका मतलब होता है दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई लेस देन 1। मल्टीप्लाई होने का मतलब होता है, बढ़ने का मतलब क्या होता है पता है, मल्टीप्लाइड बाई मोर देन 1, ठीक है। और अगर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी बोलते सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई लेस देन 1, ठीक है। या तो बोलिए 2 से डिवाइड होना, या ये बोल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 0.5, बोला जा सकता है, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बोलिए डिवाइडेड बाई 2 या फिर मल्टीप्लाइड बाई 0.5। तो हम हमेशा जीपी को पता है किसके टर्म्स में बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में। जैसे आपको याद होगा एपी में हम लोग क्या बोल रहे थे, जब माइनस हो रहा था तो हम कॉमन डिफरेंस को ही क्या बोल दे रहे थे, -2। हम ये नहीं बोल रहे थे माइनस हो रहा है, हम बोल रहे थे कॉमन डिफरेंस -2, ठीक है। तो यहां पे कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर लीजिए उससे प्रीसीडिंग नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 20। कोई भी नंबर लीजिए जैसे 5, उससे प्रीसीडिंग नंबर से डिवाइड कर दीजिए 10। 10 डिवाइडेड बाई 20 भी 0.5 है, 5 डिवाइडेड बाई 10 भी क्या है, 0.5 है। कॉमन रेशियो कितना है, 0.5। तो जो भी जीपी डिक्रीज हो रहा होगा उसमें कॉमन रेशियो 1 से लेस होगा, इतनी बात याद रखनी होगी। जो भी प्रोग्रेशन जीपी आपका कम होते जा रहा होगा उसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, लेस देन 1। और जो बढ़ रहा होगा प्रोग्रेशन उसमें क्या होगा, कॉमन रेशियो विल बी मोर देन 1, ठीक है। पर एक कॉमन रेशियो 1 भी हो सकता है, तब तो प्रोग्रेशन ही नहीं है। कॉमन रेशियो 1 का मतलब क्या है, कोई भी टर्म उठाइए उसे प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कीजिए 1 आ जाए, मतलब सेम है। 5 5 5 5 5 ये कोई प्रोग्रेशन है क्या, नहीं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा, कॉमन रेशियो या तो 1 से ज्यादा होगा या तो 1 से कम होगा। कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा का मतलब होता है प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, और कॉमन रेशियो 1 से कम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन घट रहा है। कॉमन रेशियो 1 से ऊपर का मतलब होता है प्रोग्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉमन रेशियो 1 से कम का मतलब होता है प्रोग्रेशन डिवाइड हो रहा है, इसीलिए कम हो रहा है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला सीखा अभी कि कोई भी nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1। अब हम सीखने जा रहे हैं Sn। Sn क्या होगा, a ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कब करेंगे, जब r ग्रेटर 1 है, मतलब कॉमन रेशियो ग्रेटर 1 है। जब बढ़ता हुआ प्रोग्रेशन दिखे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। लेकिन अगर घटता हुआ प्रोग्रेशन हो तो Sn क्या होगा, a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला लगाएंगे जब r लेस देन 1 है। Sn का मतलब क्या होता है, nth टर्म तक जितने भी टर्म है उसकी सम टोटल। ठीक है, तो फॉर्मूला सम का लगाने से पहले देख लीजिएगा जीपी बढ़ रही है कि घट रही है। कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि 3 टर्म्स जीपी में है जिसमें से तीनों की सम टोटल इतनी आ रही है, पहले दूसरे का मल्टीप्लीकेशन इतना आ रहा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको पूरा तीनों जीपी एज्यूम करनी है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीनों टर्म को एज्यूम करना है, तो क्या एज्यूम करना चाहिए। कभी भी आप ऐसे मत एज्यूम करिएगा, पहला ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर। ऐसे में सॉल्व करने में दिक्कत होती है। पता है आपको कैसे एज्यूम कर लेना चाहिए, बीच वाले को ए एज्यूम कर लीजिए, पहला वाला ए बाई आर, दूसरा वाला ए आर, ए बाई आर, ए और ए आर, ये एज्यूम करिएगा, ठीक है।
कभी क्वेश्चन आ जाए कहे कि 4 टर्म जीपी में है, ठीक है, जिसमें से 3 की जोड़ इतनी है, 2 का मल्टीप्लीकेशन इतना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एजम्पशन क्या लेनी चाहिए? फिर आप एजम्पशन ले लीजिएगा a बाई आर क्यूब, ठीक है, a बाई आर, देन a आर एंड a आर क्यूब। ठीक है, होता क्या है कि ये सब मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए जैसे अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो a आर और आर क्या करेंगे, तो काट देंगे और ये a क्यूब बन जाएगा। तो सॉल्व करना इससे बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए 5 टर्म आपको एज्यूम करने हैं कि जीपी के 5 टर्म क्या है, ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। तो कैसे करिएगा, बीच वाला ले लीजिएगा a, इधर लीजिएगा फिर a बाई आर, तो इधर लीजिएगा a आर, फिर इधर लीजिएगा a आर स्क्वायर, तो इधर क्या ले लीजिएगा a बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट, फॉर एनी टू पॉजिटिव गिवन नंबर अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्यादा आएगा ज्योमेट्रिक मीन के कंपैरिजन में, या तो बराबर आएगा, अर्थमेटिक मीन कभी कम नहीं हो सकता। चेक करके देखेंगे, देखिए 3 और 4 का निकालिए अर्थमेटिक मीन। 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3.5। ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, रूट के अंदर 3 इंटू 4 12 का रूट, देखिए कम आएगा, 3.5 से थोड़ा कम होगा। हाँ सॉल्व कर लीजिए, रूट निकाल दीजिए सीधे 3.46, देखिए थोड़ा कम हो गया, ये 3.5 था, ये 3.46। तो अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सम टू इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का मतलब थ्री, 6, 18, 54, 108 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। इसकी सम टोटल क्या होगी, इसकी सम टोटल होगी a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन पता है ये कब निकाल सकते हैं आप, व्हेन r इज लेस देन 1। कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 होगा इसका मतलब डिवाइड होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला लगा के उसकी जोड़ लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कॉमन रेशियो मोर देन 1 है, तो इसका मतलब प्रोग्रेशन बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता जा रहा है, क्या आप उसकी जोड़ निकाल पाएंगे, नहीं। अगर बढ़ने के बाद फिर गिरना शुरू कर दे, गिरते जा रहा है प्रोग्रेशन, तो कभी ना कभी क्या होगा, 0 पे पहुंचेगा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग उसकी जोड़ निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको दिया हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट टाइम तक का, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। ध्यान दीजिएगा यहां पे अप्लाई नहीं होगा, रीजन बीइंग यहां पे r क्या है, ग्रेटर 1, ठीक है। यहां पे r क्या है, ये तो 3 लिखा था हमने, गलत लिखा था 2, 2 3 6 6 18, यहां क्या है r 3 है, ठीक है। r इज ग्रेटर 1 यहां पे अप्लाई नहीं होगा, कौन से केस में अप्लाई होगा, जहां r इज लेस देन 1, लाइक you can apply it here 20, 10, 5, r is less than 1, r कितना है यहाँ पे 0.5। a1, a2, a3 are in harmonic progression only when 1 by a1, 1 by a2, 1 by a3 is in arithmetic progression। अगर 1 by a1, 1 by a2, 1 by a3 are in ap, अगर ये एपी में है, ठीक है, तो पता है A1, A2, A3 इसको क्या बोला जाता है, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है।
अगर कोई भी नंबर ऐसा है कि 1/A1, 1/A2, 1/A3 और आप बोल रहे हो कि दिस इज नॉन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो 1 हटा दीजिए, सबको न्यूमरेटर में ले आइए। अब इसे क्या बोला जाएगा? दिस इज एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बस एक टर्म याद करिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर 1/A1, 1/A2, 1/A3 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 1 हटा के सभी को न्यूमरेटर में ले आइए, दैट विल बी एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। Question number 20. If the second term of a geometric mean series is 25 and the fifth term is 3125, the first and third terms are ज्योमेट्रिक मीन सीरीज का मतलब क्या होता है? जीएम सीरीज का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही। फिर से रिपीट कर देते हैं अपनी बात। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आर इन जीपी, अगर मान लीजिए ये जीपी में है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ए बी सी आर इन जीएम सीरीज, ये जीएम सीरीज है, ठीक है। या फिर और क्या बोलेंगे? बी इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो बी वाला है, बी है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन सीरीज क्या होती है? पूरी जीपी होती है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है द सेकंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन सीरीज इज 25, यानी सेकंड टर्म की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड टर्म इज हाउ मच? 25। तो कहने का मतलब सेकंड टर्म क्या होता है? T2 इज इक्वल टू AR, AR इज इक्वल टू 25, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज 3125, फिफ्थ टर्म मतलब T5, AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3125। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आपको निकालना है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? ए निकालिए, फर्स्ट टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म के लिए आपको AR स्क्वायर करना पड़ेगा, तो R भी चाहिए हमें। सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं इसको, AR टू द पावर 4 अपॉन AR इज इक्वल टू 3125 अपॉन 25। देखिए ठीक है। ए तो काट ही दीजिए, आर क्यूब इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है? 3125 अपॉन 25, हाँ 125, 125 आ रहा है, तो आर कितना होगा? बोलो 5, आर विल बी 5, आर 5 है, कहीं भी रख दीजिए। ए आर इज इक्वल टू 25 है, आर की जगह 5, तो ए भी कितना होगा? ए भी 5 हो जाएगा, तो a इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ए विल बी 5। फर्स्ट टर्म निकल गया ए, और क्या चाहिए था हमको? थर्ड टर्म ना। थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, T3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए यानी 5, आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 5 125। आंसर विल बी 5 और 125। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 ट्राई करिए। The first three number of a GP whose sum is 26 and product is 216. 3 नंबर जीपी में है, सम 26 आ रहा है, प्रोडक्ट 216 आ रहा है।
देखिए अगर 3 नंबर एज्यूम करना हो जीपी के तो हमने आपको बताया था कैसे एज्यूम करना चाहिए। क्या बोले थे? ए बाई आर, ए और ए आर एज्यूम कर लो, यही बोले थे ना। प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका? 216, यानी ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो ए कितना होगा? 6। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। ए इज इक्वल टू 6। ए हमने क्या लिया है? सेकेंड वाला। बीच में देखिए 6 है किसी में? किसमें है? ए में है। आंसर आ गया है, ए आंसर। अच्छा, मान लीजिए किसी और में भी 6 होता तो क्या करते? तो फिर दूसरी वाली बात भी सेटिस्फाई करके देखते। तीनों नंबर की जोड़ कितनी आनी चाहिए? 26। तो फिर हम चेक करते हैं कि 2 प्लस 6 प्लस 18 26 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो ये वाला सही हो जाता। आया सबको समझ में? लेकिन सिंस दूसरा वाला टर्म हम ए लिए थे, एज्यूम किए थे, तो दूसरा वाला टर्म 6 बस एक ही में है ही, आंसर ए में, इसलिए हमने कह दिया कि यही सही है। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 1875। 3 और 1875 के बीच का 3 ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ऐसे समझिए, दिस क्वेश्चन नंबर 22, 3 दिया हुआ है, बीच में 3 जगह खाली है, 1 2 3, और उसके बाद क्या है? 1875। ये बीच वाले क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये 3 जगह भरनी है आपको। देखिए फिल कर देते हैं, ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब a डिवाइडेड बाई 3, आपको तो मालूम है ना, a डिवाइडेड बाई 3, कोई भी टर्म लीजिए उससे प्रीसीडिंग से डिवाइड कर दीजिए। ये वाला लीजिए, इसके प्रीसीडिंग से डिवाइड कर दीजिए, बराबर आना चाहिए। क्लियर है बात सबको? कोई भी टर्म पकड़िए, उससे प्रीसीडिंग से डिवाइड कर दीजिए, कॉमन रेशियो रहेगा। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1875 इंटू 3। तो इसका मतलब ए आर का स्क्वायर कितना आ रहा है? ये मल्टीप्लाई करिए, 5629, 5625। एक काम करिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, 75। 75 ए आर था, ये वाला 75 है, 3 टर्म में से बीच वाला 75। या देखो आंसर में 75 बीच में कितने में है? कितने में है ऐसा? सिर्फ ए में ही है, तो हो गया, ए इज आंसर। ठीक है, ट्वेंटी थ्री पार्ट्स ऑफ 105 इन जीएम सीरीज आर। जीएम सीरीज का मतलब जीपी। जीएम सीरीज का मतलब क्या होता है? जीपी। ठीक है, जब भी हम जीएम, देखिए एक सेकेंड इधर देख लीजिए, ए बी सी डी ई। ठीक है, बताइए इसमें ज्योमेट्रिक मीन कौन से हैं? ज्योमेट्रिक मीन बी सी डी ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ए बी सी डी ई है। ज्योमेट्रिक मीन सीरीज क्या है? जीएम सीरीज कौन सी है? ए बी सी डी। ठीक है ना,
तो ध्यान दीजिएगा, जब जीएम बोलेंगे तो आप बोलेंगे बीसीडी, लेकिन जीएम सीरीज बोल देंगे तो ये बोलेंगे। जीएम सीरीज का मतलब जीपी होता है, ठीक है। अच्छा, 105 जीएम सीरीज में होना चाहिए, वो 3 पार्ट क्या होंगे, 105 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, वो जीएम सीरीज बन जाना चाहिए, मतलब जीपी बन जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें से किसकी किसकी जोड़ 105 आ रही है, या चेक करिए। पहले वाले की जोड़ 105 आ रही है, ए की, हाँ। बी की देखो वो भी आ रही है, सी की देखो वो भी आ रही है, डी की देखो वो भी आ रही है। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, चारों के चारों की जोड़ 105 आ रही है। लेकिन हमें एक बात पता है कि बी बाई ए करते हैं तो कितना आना चाहिए, सी बाई बी, ये पता है ना सबको। तो जरा चेक करो कि इसमें b बाई ए सी बाई बी के बराबर आ रहा है। b बाई ए इसमें 20 बाई 5 इज इक्वल टू 80 बाई 20 होता है क्या, 20 बाई 5 यानी कि 4 एंड 20 बाई 80 4 आ गया, पहला वाला सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो चांस की बात है, हो सकता है कि ये पहला आंसर नहीं होता तो हम सब चेक करते। मान लो अब बी चेक करा देते हैं, 10 बाई 40 बाई 10 इज इक्वल टू 55 बाई 40, बताइए, नहीं, तो बी आंसर नहीं होता। 24, if 4x or 36 are the three terms of geometric series, then x is equal to, बीच वाला हमेशा किसके बराबर होता है, हमने बताया है, when a b c is in geometric progression then b is equal to root ac। अगर a b c geometric progression में होते हैं तो b हमेशा क्या होता है, root ac होता है। तो 24 का आंसर क्या होगा, x will be equal to root 4 into 36, क्या बता दीजिए कितना आ रहा है, root 144 and this is equal to 12। देखिए आगे, third term of a GP is 18 and fifth term is 162, find its seventh term। थर्ड टर्म का मतलब T3, T3 का मतलब होता है AR स्क्वायर इज इक्वल टू कह रहा है 18। फिफ्थ टर्म T5, T5 का मतलब AR टू द पावर 4 कितना है 162, T7 निकालना है, T7 का मतलब होता है AR पे पावर 6 निकालना होगा आपको। निकालिए जरा, देखिए AR टू द पावर 4 अपॉन AR स्क्वायर कर दीजिए, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 18, ए काटिए, ये बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 162 डिवाइडेड बाई 18 9, तो आर इज इक्वल टू कितना 3। अब ए भी निकाल लीजिए, ए इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18,
तो a इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू 2। ar पे पावर 6 निकालना था ना। a कितना है 2 और r कितना है 3 पे पावर 6। 2 इंटू 3 पे पावर 6 कितना होता है 1458। Question 26. If k minus 1, 2k plus 1, 6k plus 3 are in GP, then integral value of k is। ये GP में दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर GP में होता है तो कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, लगाइए यही कॉन्सेप्ट कि कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए, सॉल्व कर दीजिए। टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1 इज इक्वल टू 6k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू k माइनस 1 इंटू 6k प्लस 3। टू के प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k इज इक्वल टू 6k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 6k माइनस 3। 2k स्क्वायर k कितना बच रहा है माइनस 3k माइनस 7k माइनस 7k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करिए। ठीक है यहां तक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। 2k स्क्वायर माइनस 8k प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2k कॉमन ले लिया, k माइनस 4। ठीक है, माइनस 8k और प्लस k। फिर यहां कॉमन ले लीजिए माइनस 1 प्लस 1 ले लीजिए, प्लस 1 कॉमन, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 7k को हमने लिखा है माइनस 8k प्लस k। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में हो गया k माइनस 4, दूसरे में हो गया 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 4 और दूसरा आंसर क्या है माइनस 1/2। k या तो 4 है और या फिर क्या है माइनस 1/2 है। ठीक है, आपसे पूछा था इंटीग्रल वैल्यू बताइए, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू इसमें कौन सी है, ये वाली k की इंटीग्रल वैल्यू बताइए। कितना आंसर हुआ 4। तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। माइनस 1/2 is also answer, but minus 1/2 is fractional।
नेक्स्ट देखिए 27, the m plus nth and the m minus nth term of a GP are P and Q respectively. The mth term of the GP, m plus nth term भी बता रहा है और m minus nth term भी बता रहा है। कह रहा है mth term कितना होगा ये बताइए। क्वेश्चन ये है कि 27 t m plus n जो है वो p के बराबर है और t m minus n कितना है, q के बराबर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है टीएम बताइए कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो देखिए टी एम प्लस एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, वी आर डूइंग जीपी, ए आर टू द पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू पी, एम प्लस एन एक टर्म होगा ए आर टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एम माइनस एन एक टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर एम माइनस एन माइनस वन। कोई भी टर्म क्या होता है, जैसे अगर हम पूछते हैं आपसे बताइए टी एन क्या होगा, तो क्या बोलते हो आप, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो एम प्लस एन एक टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर एम प्लस एन प्लस वन, एन प्लस एन माइनस वन। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर आर पे पावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू पी क्यू। टू टू दी पावर ए इंटू टू टू दी पावर बी होता है, तो टू टू दी पावर ए प्लस बी होता है। देखिए फिर से बता दें, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, तो पता है ये क्या होता है, इज इक्वल टू ए पे पावर एम एन। ठीक है ना, ए पे पावर एम प्लस एन ये होता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर पे पावर टू एम माइनस टू, एन एन तो कट जाएगा, प्लस एन माइनस एन कट जाएगा, बचेगा पी क्यू इधर। ए आर टू दी पावर एम माइनस वन पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। देखिए सबका स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर हमने पूरा हटा लिया, सीधे ऊपर लगा दिया। जैसे ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर है, तो आप सीधे ए बी का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं उसे, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। यही चीज किया हमने, ए आर टू दी पावर एम माइनस वन का मतलब हो गया रूट पी क्यू। जो निकालना चाहते थे निकल गया। टीएम का मतलब क्या होता है, ए आर टू दी पावर एम माइनस वन आ गया, टीएम इज इक्वल टू रूट पी क्यू।
the sum of first 20 terms of a GP is 244 times the sum of first 10 terms. कह रहा है sum of first 20 terms 244 times है sum of first 10 terms का. The common ratio is R कितना होगा? देखिए 20 टर्म्स है ना, तो a r टू दी पावर 20 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 244. इसमें a r टू दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. S20 का फॉर्मूला क्या होगा? a r टू दी पावर 20 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. कोई दिक्कत यहां तक नहीं. अब देखिए r माइनस 1 यहां भी है, r माइनस 1 यहां भी काट दीजिए, a यहां भी मल्टीप्लाइड है, यहां भी मल्टीप्लाइड है, काट दीजिए. इस r20 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? r टू दी पावर 10 का स्क्वायर. बोलो, लिख सकते हैं? ठीक है. माइनस 1 को हम क्या माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना. माइनस का साइन अलग है, 1 का स्क्वायर किया है, ठीक है. यहां हो जाएगा 244 ब्रैकेट के अंदर r पे पावर 10 माइनस 1. ये समझ लीजिए a है और ये 1b है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी. r टू दी पावर 10 प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा r टू दी पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 244, इधर r टू दी पावर 10 माइनस 1. ठीक है, ये हमने यहां से काट दिया. अब r टू दी पावर 10 इज इक्वल टू हो गया 243. थ्री पे पावर 5 कितना होता है बताइएगा? 3 पे पावर 5 243. तो क्या हम इसको रूट 3 पे पावर 10 बोल सकते हैं? 3 का पावर 5 है तो रूट 3 का पावर 10 होगा ना. तो अब तो आप समझ ही गए हो कि फिर r कितना है? रूट 3. Question 29. The third term of a GP is 4. The product of its first 5 term is. GP का तीसरा टर्म 4 है, पहले 5 टर्म का आपको प्रोडक्ट बताना है. तो हमने कहा था कि जब भी आपको एज्यूम करना पड़े तो कैसे एज्यूम करिएगा? 5 टर्म एज्यूम करना है. कैसे करें? a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, देन a आर स्क्वायर. ये एज्यूम कर लीजिए. तीसरा टर्म कितना दिया हुआ है आपको? थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, ये 4 है. आपको प्रोडक्ट बताना है इसका, ठीक है. प्रोडक्ट बना लेते हैं, मतलब a बाई आर का स्क्वायर इंटू ए बाई आर इंटू ए आर स्क्वायर, ये निकालना है.
हमको पहले 5 टर्म जो जीपी में है उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए ये आर स्क्वायर कट गया, ये आर और आर कट गया, बचा क्या, ए पे पावर 5। और ए की वैल्यू पता है कि नहीं आपको, पता है 4 पे पावर 5 कितना 1024। क्वेश्चन 30 देखिए, द AM ऑफ टू नंबर इज 34 एंड GM इज 16, द नंबर्स आर। AM 34 है और GM 16 है, तो नंबर क्या है, तो चेक कर लेते हैं, हमको चेक करना पड़ेगा यहां। चेकिंग ए, AM 34, 60 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 34, AM सही आ रहा है। GM का मतलब होता है रूट में ले लीजिए AB को, 60 इंटू 8, 60 इंटू 8 का रूट कितना आएगा, 8.24, 8.24 यानी ए आंसर नहीं है। चेकिंग बी, AM लिखा हुआ है कि 34 आना चाहिए और GM लिखा हुआ है 16 आना चाहिए, ठीक है। फिर से निकालिए AM, 64 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 34, ठीक है। GM निकालिए, रूट के अंदर 64 इंटू 4 कितना 16, तो ठीक है ये आंसर सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 31, द नंबर्स x 8 y आर इन जीपी, x फिर 8 फिर y ये जीपी में है। द नंबर एक्स वाई माइनस 8 आर इन एपी, अच्छा ये जीपी है और एक्स वाई माइनस 8 ये एपी है। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आर, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जब देखिए एक एक करके चेक करते हैं। चेकिंग ए में है 16 और 4, देखिए जैसा x की जगह हम 16 रखे और y की जगह 4 रखे तो क्या ये जीपी बन रहा है, देखिए 16 8 4 जीपी है ये, हाँ 0.5 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, देखिए ठीक है ये जीपी में है। अच्छा अब यहाँ पे 16 4 और -8 रखे तो क्या ये एपी है, चेक करो जरा। एपी है ये, हाँ -8 होते जा रहा है। 16 -8 कितना 4, नहीं 16 -12, 16 -12 कितना 4 और 4 -12 कितना -8, ये भी क्या है एपी है, ये भी सही। इसका मतलब आंसर ये है। क्लियर हुआ सबको, हमने एक्स और वाई की जगह जो वैल्यूज थी वो भरते गए और चेक करते गए कि जीपी एपी बन रहा है कि नहीं।
और किस्मत हमारी अच्छी है कि ए ही हमेशा आंसर आ जा रहा है, जिसको भी चेक करने के लिए उठा रहे हैं ए आंसर आ जा रहा है। हाँ, क्या करते हैं, 60 इंटू 8 का 21.9 आएगा, चेक कर लो भाई। तो कोई बात नहीं, 21.9 भी है तो भी गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, सही कैलकुलेशन लिख लेना जरूरी है, नहीं तो बाद में पता चला वो कैलकुलेशन में ही परेशान है कि ये आया तो कैसे आया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ द सीरीज 1/3 into 7 plus 1/7 into 11 plus 1/11 into 15 plus डॉट 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 टिल इंफिनिटी, इसका सम क्या होगा आपको ये बताना है। जब ध्यान से इस सीरीज को देखिए और हमें बताइए क्या लग रहा है, ये एपी है या जीपी है, चेक करो। अगर एक कांस्टेंट नंबर ऐड या लेस होते जा रहा है तो एपी है, और अगर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होते जा रहा है तो वो क्या है, जीपी है। जल्दी बताइए क्या है, एपी है जीपी है। हम्म, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नीदर एपी नॉर जीपी। तो अब ऐसे खतरनाक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करिएगा, अब देखिए जरा 3 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 4। यहां भी देखिए डिफरेंस कितना है, 11 और 7 का 4। 15 और 11 का डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, सबके न्यूमरेटर में 4 ले लीजिए। अगर हम सभी को मल्टीप्लाई कर दे 4 से और सभी को डिवाइड भी कर दे 4 से तो बात बराबर है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यही काम करने जा रहे हैं हम, 1/4 बाहर ले रहे हैं, ये हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और सभी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, फिर क्या कीजिए, क्या इस 4 को अब हम 7 - 3 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। जो नीचे दिख रहा था ना 3 और 7, उसी का डिफरेंस लिख दीजिए, 7 - 3 अपॉन 3 इंटू 7 है, प्लस क्या इस 4 को हम 11 - 7 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 11 - 7। 11 - 7 जो नीचे था ना उसी का डिफरेंस लिख दिया हम 4 की जगह पे, 7 इंटू 11, प्लस इस 4 को हम लिखेंगे 15 - 11। देख लीजिए, वन बाई 4
अब सबको न्यूमरेटर को अलग अलग कर दीजिए। 7/3 इंटू 7, 7/3 इंटू 7 कितना होता है? 7/3 इंटू 7 कितना? 1/3 माइनस 3/3 इंटू 7 कितना? 1/7। ये हमने ऐसे कर लिया। 7 माइनस 3 अपॉन क्या था? था ना 21। 7 माइनस 3/3 इंटू 7, तो हमने किया 7/3 इंटू 7 माइनस 3/3 इंटू 7। ठीक है, अब यहां भी आइए। 11/7 इंटू 11 कितना होगा? 1/7। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/11। ठीक है ना। अब देखो 15/11 इंटू 15 क्या हो जाएगा? प्लस 1/11 माइनस 11/11 इंटू 15 कितना हो जाएगा? माइनस 1/15 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इधर, माइनस 1/7 और प्लस 1/7 कट जाएगा। ठीक है, माइनस 1/11 और प्लस 1/11 कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस 1/15 भी कट जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। होगा क्या? सब एक दूसरे से कटते जाएगा। ये डॉट 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 इंफिनिटी है, यही समझाने के लिए यहां तक लाए हैं। ये 1/15 भी कट जाएगा। ये यहां पे क्या आएगा? बगला प्लस 1/15। इस तरीके से सारा कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे। आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अगर आपको ये दिखाई दे, पहले तो देखिए क्या इसमें डिफरेंस कांस्टेंट है? ये डिफरेंस कितना है? 4। फिर यहां कितना डिफरेंस है? 4। तो बस समझ जाइए कि आपको क्या करना है, 1/4। बाकी सब कट जाएगा, बस पहला वाला उठा लीजिए, इंटू करिए 1/3, हो गया 1/3। एग्जाम में ये करना है। ठीक है, जो डिफरेंस दिख रहा है उतना 1 उतना लिख दीजिए और सबसे पहला वाला उठा लीजिए। क्लियर है सबको? सो दिस वाज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। वी हैव कंप्लीटेड विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सीरीज।